आज खत्म हो जाएगा। एक नहीं, आज खत्म नहीं हुआ है। एक लेक्चर, आज के बाद एक लेक्चर और कम से कम जरूरत पड़ेगी। ओके जी, तो ये बात है ना। ये हमने देखा है क्या, इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है F/2 nRT, और एवरेज इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है F/2 kT। तो चालू करें जी। देखो, एक सवाल आपको कराते हैं। ये आपके शीट में भी सवाल है। शीट में क्या क्या क्वेश्चन है कि कंसिडर अ रूम having open window, having an open window।
consider a room having an open window. Temperature at night is lesser than the temperature during day. What happens to the internal energy of air present in the day? What happens to the internal energy of air present in the day in the room from day time to the night? क्या होगा बच्चों? Internal energy of air in the room, will it increase, will it decrease, will it remain same? क्या होगा जी? सेम सेम रहेगी। क्यों? टेम्परेचर तो कम हो गया, तो कम होनी चाहिए। कितने लोग मानते हैं कि कम हो जानी चाहिए? F/2 nRT फॉर्मूला होता है ना इंटरनल एनर्जी का। देखो बच्चों, होता क्या है, विंडो इज ओपन, सो वोंट द टेम्परेचर बी सेम? नहीं बेटा, टेम्परेचर तो हम बता रहे हैं ना, टेम्परेचर क्या है, जो टेम्परेचर बाहर एटमॉस्फेयर का है वही रूम का हो जाएगा, क्योंकि विंडो ओपन है। तो रात में बाहर का टेम्परेचर डे टाइम के कंपैरिजन में कम होता है, तो रूम के अंदर जो एयर है उसका भी टेम्परेचर क्या होगा, डे टाइम के कंपैरिजन में उसका भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो बात क्या है बच्चों, देखो आप इंटरनल एनर्जी को लिखोगे F/2 nRT, है ना? तो टेम्परेचर के बारे में तो हमें पता है, ड्यूरिंग नाइट टेम्परेचर इज लेसर इन कंपैरिजन टू द टेम्परेचर ड्यूरिंग डे टाइम। लेकिन क्योंकि विंडो ओपन है तो नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, ऐसा हम श्योर नहीं है ना। कम ज्यादा हुए तो फिर हम डिसीजन कैसे ले पाएंगे, बिकॉज द विंडो इज ओपन। तो F/2 nRT से अपन क्लियरली पता नहीं लगा पाएंगे, बट कैन आई राइट nRT एज इक्वल टू PV? क्या nRT को PV लिख सकते हैं? क्या वॉल्यूम ऑफ गैस इनसाइड द रूम इज कांस्टेंट?
और क्या हम बोल सकते हैं कि प्रेशर भी कांस्टेंट ही रहेगा? देखो प्रेशर क्या है, रूम की जो सी लेवल से हाइट है वो चेंज थोड़ी हो रही है। तो pressure during daytime is same as pressure during the night time. Volume of room remains same. तो क्या हम बोल सकते हैं कि internal energy during daytime has to be same as internal energy of the gas in the night time. क्या हुआ होगा, टेम्परेचर कम हो गया है तो प्रेशर को सेम मेंटेन करने के लिए रात में ज्यादा एयर रूम में फ्लो हो जाएगी, so that the product nRT remains same. टेम्परेचर क्योंकि डिक्रीज हो गया है तो क्या होगा, टेम्परेचर क्योंकि डिक्रीज हो गया है तो क्या होगा जी, एनआरटी को सेम रखने के लिए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाए। विंडो क्लोज होती तो क्या होता सर, विंडो क्लोज होती तो फिर ऐसा नहीं हो पाता। मान लो रूम पूरी तरह से बंद है कि कोई भी एयर भी उसमें से आ जा नहीं पा रही है, तो उस केस में क्या होता, उस केस में डेफिनेटली इंटरनल एनर्जी कम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर कम हो गया है तो प्रेशर भी कम हो जाता है बेटा, है ना, प्रेशर डेफिनेटली कम हो जाता। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक बच्चे ने पूछा सर अगर विंडोज क्लोज होती तो क्या होता, बिल्कुल बंद कमरा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, टेम्परेचर कम हो गया है, इसका मतलब डेफिनेटली प्रेशर भी कम हो गया है ना। भाई कंडक्शन तो होता ही है ना यार, दीवार वगैरह तो कंडक्शन तो होंगी, कंडक्शन तो करेगा ही ना। नहीं, ये तो हम मान के चल ही रहे हैं कि क्या है, जो वॉल्स हैं दे आर कंडक्टिंग, तो अंदर और बाहर टेम्परेचर तो सेम हो ही जाएगा। ग्लास के थ्रू भी तो हीट कंडक्शन होता है कि नहीं होता? क्या ये बात समझ में आती है? और एक सवाल कराते हैं, देखो मान लो हमें कहा जाए कि एक ट्यूब है, क्लोज्ड ट्यूब, ठीक है, एक क्लोज ट्यूब है, उसके अंदर कोई आइडियल गैस है और एट टेम्परेचर टी नॉट उसका टेम्परेचर है, मोलर मास इज कैपिटल एम, है ना। जो लेफ्ट एंड है उसका जो फिक्स्ड एंड है वहां पे प्रेशर है पी नॉट, तो हमें क्या करना है, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर प्रेशर की वैल्यू हमें पता, फाइंड प्रेशर at a distance x from the left end of the,
find pressure at a distance x from the left end of the tube. नहीं, पी नॉट नहीं रहेगा बच्चों। पी नॉट नहीं होगा। देखो कैसे करेंगे बच्चों, हम क्या करें, यहां से x डिस्टेंस पे जाते हैं और dx लेंथ के विद इन जो गैस है उसको मैं अपना सिस्टम मान लेता हूं। ठीक है, देखो क्या बच्चों ये फील आ रही है आपको कि जैसे जैसे राइट में जाओगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्योंकि क्या है भाई, जैसे हम ट्यूब को घुमाएंगे मॉलिक्यूल्स विल हैव अ टेंडेंसी टू मूव इन आउटवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, क्या एक बात मुझे बताओ, क्या घुमाते समय राइट साइड में डेंसिटी भी ज्यादा होगी क्या गैस के मॉलिक्यूल्स की? जब हम घुमाएंगे तो राइट साइड में डेंसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स भी ज्यादा होगी। ओवरऑल मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो टुवर्ड्स राइट ज्यादा होगा। मैं क्या करूं, एक्स डिस्टेंस पे जाता हूं और एक्स डिस्टेंस पे प्रेशर मान लेता हूं P, और x प्लस डी एक्स जाने पे प्रेशर मान लेता हूं P प्लस डी पी। तो क्या होगा बच्चों, आ, ये जो ये जो मैंने छोटा सा पार्ट कंसिडर किया है dx लेंथ का, यहां पर अप्रोक्सीमेट प्रेशर को P मान सकता हूं। P से लेकर के P प्लस डीपी इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज बिकॉज डीपी इज वेरी स्मॉल इन कंपेरिजन टू P, तो मैं प्रेशर को P लिख सकता हूं। इतने dx लेंथ को सिस्टम मान करके इस पर आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, क्या डेंसिटी इक्वल टू पी एम बाई आर टी, ऐसा लिख सकता हूं। इस जगह पर डेंसिटी पी एम बाई आर टी नॉट ऐसी हो जाएगी क्या बच्चों? इस जगह पर डेंसिटी हो जाएगी पी एम बाई आर टी नॉट, है ना। अच्छा, इस
वाले पार्ट पर कितना फोर्स लग रहा होगा। लेफ्ट से जो एयर है वो फोर्स लगा रही होगी राइट की तरफ, प्रेशर इनटू एरिया। राइट साइड में जो गैस है वो फोर्स लगा रही होगी लेफ्ट की तरफ, P प्लस dp इंटू एरिया। तो नेट फोर्स इस पे लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, dp मल्टीप्लाइड बाय एरिया। क्या ये नेट फोर्स इस पार्ट को एक्सेलरेट करने, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करने के काम आएगा? क्या इसको मैं ओमेगा स्क्वायर एक्स ऐसा लिख सकता हूं? dp इंटू एरिया को क्या लिख सकता हूं? ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर एक्स, सॉरी। नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज dm, acceleration is omega square x. That means dp into area को मैं क्या लिख दूंगा? dm क्या है? इस dx लेंथ में जो मास है वो है, उस मास को क्या यहाँ की डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय a dx ऐसा लिख सकते हैं? मास को क्या लिख लिया? डेंसिटी, इस जगह की डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इज a dx इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। डेंसिटी को प्रेशर के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट कर दूं, जो इस जगह पर प्रेशर है वो m बाई आर टी नॉट इंटू ए डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से आपके पास क्या इक्वेशन बन जाएगी बच्चों? dp अपॉन p, dp अपॉन p इज इक्वल टू कैपिटल M ओमेगा स्क्वायर बाई आर टी नॉट मल्टीप्लाइड बाई एक्स dx। इसको मैं इंटीग्रेट कर देता हूँ p नॉट से p तक, और यहाँ लिमिट आ जाएगी 0 से x तक, तो आ जाएगा ln ऑफ p बाई p नॉट इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2r t नॉट। दैट इज p की वैल्यू आ जाएगी p नॉट e रेज टू द पावर m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2r t। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? p इक्वल टू p नॉट m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2r t। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चा डाउट पूछ रहा था, नैतिक पूछ रहा था, सर इसमें क्या हम वो कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाह रहे थे तुम बेटे? फ्लूइड मैकेनिक्स वाला, मतलब शायद रो ए एल वाला फॉर्मूला यूज करना चाह रहे थे क्या? रो ए एल वाला, है ना? देखो बेटे, पहली बात तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। जो रो ए एल वाला फॉर्मूला होता है उसमें एक्सेलरेशन को अपन कांस्टेंट मानते हैं। दूसरा, वहां पर लिक्विड होती है, लिक्विड को हम इनकम्प्रेसिबल मानते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब डेंसिटी सेम मानते हैं उसकी। यहाँ पे क्योंकि गैस है तो डेंसिटी भी बदल जाएगी प्रेशर के साथ, और वो कंसिडरेबल वेरिएशन होगा, यू कैन नॉट इग्नोर दैट। तो इस वजह से वो यहाँ पर लागू नहीं हो पाए। देखो, बेसिक अप्रोच इस क्वेश्चन में हमने क्या बनाई है? हमने x डिस्टेंस पे जाकर के dx लेंथ का एलिमेंट लिया और उस पर इक्वेशन लिख दी, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। वो x रेडियस के सर्कल में घूम रहा है। नेट फोर्स कैसे लिखा? प्रेशर इनटू एरिया इधर से लग रहा है,
P प्लस dp इंटू एरिया इधर से लग रहा है, तो dp इंटू एरिया के बराबर का नेट फोर्स आ गया। रो इज नॉट कांस्टेंट ना भैया, इंटीग्रेट करते समय व्हाट वैल्यू ऑफ रो आर यू गोइंग टू यूज? रो इज आल्सो वेरिंग विद x। तो वो तो फिर यही इक्वेशन बन गई ना यार, जो तुम लिख रहे हो फिर वो तो यही आ गया ना भैया। एक्सेलरेशन को तुम ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख दोगे, रो को pm बाय, तो फिर तो यही हो गया ना, कौन सा तुम्हारा फील्ड का। हाँ भाई, फिर तुम्हारे इसमें ये तो निश्चित तौर पे एडवांस लेवल का ही क्वेश्चन है ना। क्या ये बात समझ में आती है जी? अब इसमें केटीजी में क्या है हमको, देखो मान लो हमसे कहा जाए क्या, यार ओमेगा ज्यादा है, भाई ओमेगा ज्यादा नहीं, तो ओमेगा ज्यादा है तो क्या करें, कंसिडर करना ही पड़ेगा। देख, हमें क्या करना है, अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मीन फ्री पाथ। देखो भाई क्या है, एक कंटेनर में कोई गैस प्रेजेंट है, उसके कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं। वैसे तो हम क्या हैं, मॉलिक्यूल्स के डायमीटर को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, लेकिन अगर मॉलिक्यूल के डायमीटर की कुछ वैल्यू हम मान लें, ठीक है, तो क्या होगा, वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, क्या एक दूसरे के साथ कोलाइड भी होते हैं मॉलिक्यूल्स, है ना। तो मीन फ्री पाथ क्या, अच्छा, जब हाई स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल एक दूसरे की तरफ जा रहे होंगे, तो जो टाइम इंटरवल बिटवीन टू कोलिशंस है वो कम होगा। जब कम स्पीड वाले आपस में टकराएंगे तो टाइम इंटरवल बिटवीन कोलिशंस ज्यादा होगा। तो सक्सेसिव कोलिशंस के बीच में एक मॉलिक्यूल जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइम, डिपेंडिंग ऑन डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड डिपेंडिंग ऑन देयर स्पीड, है ना। तो मीन फ्री पाथ इज एवरेज डिस्टेंस traveled by molecules between
two successive collisions. Average distance traveled by molecules between two successive collisions. Average distance traveled by molecules between two successive collisions. इसको क्या कहते हैं? मीन फ्री पाथ. अब देखो ये मीन फ्री पाथ की कैलकुलेशन करने के लिए हमें मॉलिक्यूल की कुछ डायमीटर कंसीडर करनी पड़ेगी. मान लेते हैं मॉलिक्यूल की डायमीटर क्या है? लेट d बी द डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल. d क्या है? डायमीटर ऑफ अ. अब ये मॉलिक्यूल मान लेते हैं कुछ स्पीड से जा रहा है. ठीक है. अब देखो dt टाइम के अंदर ये किन मॉलिक्यूल्स के साथ टकरा सकता है वो देखते हैं. किन मॉलिक्यूल्स के साथ ये टकरा सकता है, कितनों के साथ टकरा सकता है, ये बात अपन करते हैं इन dt टाइम, है ना. तो देखो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अ, अगर मैं एक मॉलिक्यूल इस तरह से कंसिडर करूं और दूसरी तरफ भी एक मॉलिक्यूल इस तरह से कंसिडर करूं, है ना. मतलब कि मैंने एक ये वाला रीजन कंसिडर कर, है ना. इनफैक्ट ये वाला भी नहीं. हाँ ये रीजन मैंने कंसिडर कर. अब क्या मैं ये बोल सकता हूं बच्चों कि इस क्रॉस सेक्शन का, इस क्रॉस सेक्शन की रेडियस क्या आ जाएगी बच्चों? जो इस स्फेयर की डायमीटर है वो इस क्रॉस सेक्शन की रेडियस आ जाएगी. तो इतने क्रॉस सेक्शन का अगर मैं एक सिलेंडर कंसिडर करूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि उस सिलेंडर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ ही इस मॉलिक्यूल की टक्कर होगी, इस सिलेंडर के बाहर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ तो इसकी टक्कर नहीं हो सकती. किसको बाहर मानेंगे हम, है ना. किसको बाहर मानेंगे भाई? जैसे किसी का सेंटर यहाँ पे है तो आप उसको अंदर मान सकते हो. क्यों? उसके बाद वालों को बाहर मानेंगे. तो इन मॉलिक्यूल्स के साथ टक्कर हो सकती है, इसके अलावा बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ इस मॉलिक्यूल की टक्कर नहीं हो सकती. क्या ये बात समझ में आती है जी?
अब देखो कितने लेंथ तक ये सिलेंडर कंसिडर करना पड़ेगा अगर मेरे को dt टाइम में होने वाले टक्कर कंसिडर करनी है। तो ध्यान दो बच्चों, मैं क्या मान लेता हूं कि मॉलिक्यूल्स आपस में जब ट्रैवल कर रहे हैं तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है उतनी लेंथ का सिलेंडर अगर मैं कंसिडर कर लूं तो विद इन दैट लेंथ जो dt टाइम में टक्कर हो जाएगी, मतलब बेसिकली हम क्या कर सकते हैं समझना, v रिलेटिव की एवरेज वैल्यू में लिखता हूं, रिलेटिव वेलोसिटी की एवरेज वैल्यू, ये क्या है, एवरेज ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज ऑफ रिलेटिव स्पीड्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इन dt टाइम अ मॉलिक्यूल will collide with all the molecules lying in a cylindrical volume of length v relative का average value into dt and radius equal to d। हम एक चीज और मान लेते हैं, स्मॉल एन वी लिख देता हूं, ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर मीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितने हो जाएंगे इस मॉलिक्यूल के, नंबर ऑफ कोलिजन्स इन dt टाइम कितने हो जाएंगे जी, एन वी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय जो ये वॉल्यूम हमने डिफाइन किया है वो हो जाएगा पाई डी स्क्वायर इंटू वी रिलेटिव की एवरेज वैल्यू इंटू डी टी, इतने कोलिजन्स हो जाए। ठीक है, अच्छा अगर मैं एक मॉलिक्यूल की बात करूं तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मॉलिक्यूल इन dt टाइम कितनी आई,
क्या उसको उस मॉलिक्यूल की एवरेज स्पीड इनटू dt ऐसा लिख सकते? इसका मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। ये कितना आया है जी? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन dt टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो nv इंटू पाई डी स्क्वायर इंटू v रिलेटिव की एवरेज वैल्यू इंटू dt। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा v एवरेज डिवाइडेड बाय पाई डी स्क्वायर एन वी इंटू v रिलेटिव की एवरेज। अब ये v रिलेटिव की एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी पाई डी स्क्वायर एन वी मल्टीप्लाइड बाय, इसको क्या √2 टाइम्स v एवरेज ऐसा लिख सकते हैं? रिलेटिव स्पीड की जो एवरेज वैल्यू होगी वो √2 टाइम्स v एवरेज होगी। थोड़ा सा उसमें क्या है, आपको ज्यादा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन अपन समझ सकते हैं इसको। ऐसा आ रहा होगा, क्यों? देखो, पार्टिकल्स की वेलोसिटी के बीच का एंगल 180 डिग्री भी हो सकता है और 0 डिग्री भी हो सकता है। 0 डिग्री हुआ तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ और आएगी, 180 डिग्री हुआ तो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ और आएगी। नाइन्टी डिग्री हुआ तो रिलेटिव वेलोसिटी √v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आ जाएगी। तो क्या है, अच्छा, बात क्या है कि वेलोसिटीज भी अलग अलग हो सकती हैं। एक पार्टिकल v1 से जा रहा है, दूसरा v2 से जा रहा है, ये v1 v2 की भी अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं। तो जब हम एवरेजिंग आउट करते हैं तो वो कितना आ जाता है, √2 टाइम्स v एवरेज। ये v एवरेज से v एवरेज कैंसिल हो गया, तो ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स बाय अ मॉलिक्यूल आ गया। इसको मीन फ्री पाथ बोलते हैं। मीन फ्री पाथ ये किसके बराबर होता है, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन, 1/√2 पाई डी स्क्वायर एन। ये वैल्यू क्या आई है, मीन फ्री पाथ की वही वैल्यू। सर लास्ट पेज। यार dt टाइम इंटरवल में क्या होगा भाई, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या चेंज होगी dt टाइम, है ना? तो हम तो क्या कर रहे हैं, dt टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं।
हाउ वी रोट नंबर ऑफ कोलिजन्स। नंबर ऑफ कोलिजन्स कैसे लिखा, मैंने ये देखा कि भाई वो जो सिलेंडरिकल रीजन है उसका मैंने क्रॉस सेक्शन का एरिया फिक्स कर लिया और उसकी लेंथ फिक्स कर ली, और मैंने कह दिया कि ये मॉलिक्यूल क्या होगा, इस सिलेंड्रिकल रीजन में जितने भी मॉलिक्यूल आ रहे हैं उन सब से टकरा जाएगा dt टाइम में, है ना। और उसमें कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, उस सिलेंड मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया उस सिलेंडर का वॉल्यूम से। और dt टाइम में कितना लेंथ कवर हो रहा होगा वो मैंने कैसे लिखा, v एवरेज इंटू dt, ये लेंथ कवर हो रही होगी। v एवरेज मतलब v रिलेटिव की एवरेज, v रिलेटिव की एवरेज वैल्यू इंटू dt, इतना लेंथ सिलेंडर का कवर होगा। एरिया पाई डी स्क्वायर, तो v रिलेटिव की एवरेज वैल्यू इंटू dt, इतनी लेंथ कवर हो गई, पाई डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो इतना एरिया कवर हो गया। तो इतने वॉल्यूम में जितने भी मॉलिक्यूल आ रहे होंगे सबके साथ टक्कर हो जाएगी। पर यूनिट वॉल्यूम एनवी मॉलिक्यूल है तो टोटल मॉलिक्यूल कितने आ गए, एनवी इंटू पाई डी स्क्वायर वी रिलेटिव एवरेज dt, इतनी टक्कर हो रही है। और इस टक्कर में एक मॉलिक्यूल ने कितनी डिस्टेंस चली है, उसकी एवरेज स्पीड इंटू dt। तो डिस्टेंस ट्रेवल चलिए वी एवरेज इंटू dt, उसमें इतने कोलिजन हो गए, तो पर कोलिजन कितना डिस्टेंस चल रहा है, वी एवरेज इंटू dt डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ कोलिजन्स, तो ऐसा आ जाएगा, है ना। इस फॉर्मूला में आपको दो ही पैरामीटर की जरूरत पड़ रही है, क्या, d इज डायमीटर ऑफ अ मॉलिक्यूल, nv इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। d is diameter of a molecule, nv is number of molecules per unit volume। क्या ये बात समझ में आती है बच्चों?
ओके जी। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं किसकी? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है जी? ये कहता है कि किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के दो तरीके हैं। या तो आप उस सिस्टम को हीट सप्लाई करो या उस सिस्टम पे आप वर्क करो। हीट सप्लाई से हमारा मतलब क्या है? हाई टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट के साथ कांटेक्ट में रखो तो हीट सप्लाई होगी। या वर्क करने से हमारा मतलब क्या है? वर्क करने से हमारा मतलब क्या है? फोर्स लगाओ, कंप्रेस करो उसको, है ना? पीटो जोर-जोर से। जैसे एक आयरन का ब्लॉक है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने का या उसकी इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ेगी? इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ेगी जी? टेम्परेचर बढ़ा के ही बढ़ेगी, है ना? डेल्टा यू क्या है? डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक बच्चा पूछा सर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइंडिंग मीन फ्री पाथ? देखो क्योंकि हम तो ज्यादा रियल गैस वगैरह के बारे में पढ़ते नहीं है, है ना? तो इसलिए हमारे लिए तो सिग्निफिकेंस इतना ही है जी कि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो हमसे हो जाए, है ना? बाकी जो लोग रियल गैस वगैरह की बात करते हैं उनके लिए ये सिग्निफिकेंट हो सकता है ना? हमारे लिए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही सिग्निफिकेंस और कोई सिग्निफिकेंस मतलब इसका और किसी आगे पीछे के किसी कॉन्सेप्ट से कोई खास लिंकेज है नहीं। स्टैंड अलोन क्वेश्चन आते हैं, है ना? आगे जाकर के मैं एक सवाल आपको कराऊँगा भी क्योंकि वो उसमें एडियाबैटिक प्रोसेस से लिंक होता है तो एक बार जेईई ने प्रोपोर्शनैलिटी पूछ ली थी जी, कि बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस अगर हो रहा है, ये चेंज हुआ है, तो बताओ मीन फ्री पाथ पे क्या फ़र्क पड़ेगा? हीट सप्लाइड टू द सिस्टम। और ये क्या है? वर्क डन ऑन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जैसा कि मैं बता रहा था भई क्या है? एक लोहे का ब्लॉक है, उसका टेम्परेचर बढ़ाना है, इंटरनल एनर्जी बढ़ानी है। 2 तरीके हैं, या तो उसको गैस पे रख दो, दूसरा तरीका है उसको ज़ोर-ज़ोर से हथौड़े से पीटो। तो हथौड़े से पीटा मतलब आपने वर्क किया और गैस पे रख दिया मतलब आपने हीट सप्लाई करी। 2 तरीके से इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही बताता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ इक्वल टू हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। इसको हम ऐसे भी लिख लेते हैं क्या? खास करके फिजिक्स में क्योंकि हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अल्टीमेटली हीट इंजन के लिए ही पढ़ते हैं, है ना? वर्क ऑब्टेन करने के लिए, हीट को वर्क में कन्वर्ट करने के लिए ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज़ होता है। तो हीट सप्लाइड को किसके बराबर लिखते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस वर्क डन ऑन द सिस्टम। और अगर प्रोसेस जो हैं वो बहुत स्लोली प्रोसीड कर रही हैं, रिवर्सिबल प्रोसेसेस हैं, तो उन प्रोसेस केसेस के लिए हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम को हम क्या लिख सकते हैं?
work done by the system. So heat supplied by the gas equal to change in internal energy plus work done by the, क्या ये बात समझ में आती है? For reversible processes, negative of work done on the system को किसके बराबर लिख दिया मैंने? वर्क डन बाय द सिस्टम। है ना, ये बात है। अब एक एक करके क्या है, इस इक्वेशन में जो पैरामीटर्स आ रहे हैं उनको समझ लेते हैं। जैसे आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम लिखना, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम को कैसे लिखोगे? फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी। फाइनल इंटरनल एनर्जी इज F by 2 nR T final। इनिशियल इंटरनल एनर्जी इज F by 2 nR T इनिशियल। तो ये हो जाएगा F by 2 nR T फाइनल माइनस T इनिशियल। या चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला आपके पास आ जाएगा F by 2 nR डेल्टा। ये आ जाएगा क्या? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या ये चीज समझ आ रही है बच्चों? और ये हमें ध्यान रखना है क्या, कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी is a state function, that is it depends only on initial and final state। That is, it depends only on initial and final states, it does not depend on the path। पाथ क्या रहा, प्रोसेस क्या रही, उस पे ये इसकी डिपेंडेंसी नहीं होती। आपको इनिशियल टेम्परेचर पता है, फाइनल टेम्परेचर पता है, आप क्या है, चेंज इन इंटरनल, आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिख सकते हो। क्या ये बात समझ में आई जी? ओके।
अब रही बात किसकी, वर्क डन की, तो वर्क डन बाय गैस को कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन बाय गैस लिखने के लिए हम क्या है, एक मॉडल बनाएंगे। मतलब हम ने कंसीडर करेंगे क्या, अ कंटेनर fitted with a piston and it contains a gas. अब देखो वर्क डन सिंपल सी चीज है, वर्क डन जो अपन पढ़ते आए हैं फिजिक्स में, एफ डॉट डी एस, यही होता है वर्क डन। वर्क डन किसी ना किसी फोर्स का कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, हम अब देखो गैस मान लेते हैं, इस पिस्टन का एरिया ए है, गैस का प्रेशर पी है, तो गैस इस पिस्टन पे जो फोर्स लगा रहा है वो कितना लगा रहा होगा, पी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। और इस पिस्टन का मान लो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है dx, तो डिस्प्लेसमेंट को dx लिख देंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, और a मल्टीप्लाइड बाय dx को लिख देंगे चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा, इंटीग्रल पी डीवी। ये वर्क डन बाय गैस आ जाए, है ना। वर्क डन बाय गैस को आप पीवी ग्राफ ऑफ द गैस से भी बना सकते हैं। मान लेते हैं कि गैस किसी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जाती है, तो क्या होगा, पीवी ग्राफ और वॉल्यूम एक्सिस मिलकर के जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहे होंगे, दैट विल बी वर्क डन बाय द। लेकिन एरिया से जब आप वर्क निकालोगे तो एरो की डायरेक्शन को ध्यान में रखना होगा। अगर एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, पिस्टन आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो वर्क डन बाय गैस विल बी ग्रेटर देन जीरो, है ना। तो यहाँ पे ग्राफ में आपको एरो से पता चलेगा, एरो देखो कैसा है, लो वॉल्यूम से हाई वॉल्यूम की तरफ जा रहा है, तो फिर आपको पॉजिटिव एरिया लेना होगा। और अगर एरो मान लो कैसे जा रहा है, कुछ इस तरह से हो रहा, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया तो एरिया की तरह से कैलकुलेट होगा ही,
लेकिन वर्क डन बाय गैस इस केस में नेगेटिव आएगा, हमें ये ध्यान रखना है। इन केस ऑफ एक्सपेंशन work done by gas will be greater than 0. That is positive. And work done on gas will be negative. And in case of compression, देखो गैस तो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में ही फोर्स लगाती है, कंप्रेशन हो रहा है मतलब पिस्टन इनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। तो इन केस ऑफ कंप्रेशन वर्क डन बाय गैस विल बी नेगेटिव। And of course work done on gas will be positive. In case of compression, work done by gas will be negative and work done on gas will be positive. तो जैसे ये वाले ग्राफ में क्या होगा, वर्क डन बाय गैस विल बी नेगेटिव, और इधर वाले ग्राफ में वर्क डन बाय गैस विल बी पॉजिटिव। ठीक है। अच्छा, वर्क डन बाय गैस इज अ पाथ डिपेंडेंट प्रोसेस। बाय गैस इज प्रोसेस डिपेंडेंट। मतलब क्या है, देखो आप, गैस सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट तक गई, सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट तक गई, क्या वर्क डन बाय गैस सेम होगा क्या दोनों केसेस में? दोनों केसेस में वर्क डन बाय गैस सेम नहीं होगा। इसको अगर मैं 1 नाम दूं, इसको 2 नाम दूं, तो वर्क डन बाय गैस इन 2 will be greater than work done by gas in 1. बट अगर चेंज इन इंटरनल एनर्जी की बात करते, तो दोनों ही केसेस में क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी सेम आता बच्चे? चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो दोनों में सेम आता। क्या ये बात समझ आती है जी? देखिए, तो हीट सप्लाइड, क्या हीट सप्लाइड एक
प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी है या पाथ स्टेट डिपेंडेंट क्वांटिटी? इज इट अ पाथ फंक्शन और इज इट अ स्टेट फंक्शन? डेल्टा क्यू इज पाथ फंक्शन, क्योंकि डेल्टा क्यू बराबर है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के। वर्क डन जो है वो क्या है, पाथ पे डिपेंड करता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो इन दोनों को मिलाकर के जो क्वांटिटी बन रही है, क्या वो पाथ पे डिपेंड करेगी? वो डेफिनेटली क्या है, पाथ पे डिपेंड करेगी, है ना। जैसे 1 और 2 पाथ में हम यहाँ पर देखें तो क्या होगा, डेल्टा क्यू इन पाथ 2 विल बी व्हाट? क्या होगा, पाथ 2 और पाथ 1 में डेल्टा क्यू को अगर कंपेयर करो तो क्या रिलेशन होगा, क्या बराबर होंगे, अनइक्वल होंगे, कौन सा ज्यादा होगा? यार काफी लोगों ने 1 ग्रेटर देन 2 आंसर लगाया, ऐसा क्यों साहब? इतने लोगों ने 1 ग्रेटर देन 2 कैसे लगाए? इतने सारे लोग गलत कैसे हो गए? क्या लॉजिक लगाया बच्चों? जिसने 2 ग्रेटर देन 1 लगाया वो सही है। सही आंसर ये है, डेल्टा क्यू इन सेकेंड प्रोसेस इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू इन फर्स्ट प्रोसेस। डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू इज सेम, तो जिसमें वर्क ज्यादा हुआ उसमें डेल्टा क्यू भी ज्यादा होगा ना बच्चों, तो वर्क 2 में ही तो ज्यादा हुआ है। वर्क किस में ज्यादा हुआ है, 2 में ही ज्यादा हुआ है, तो 2 में ही। अरे भैया केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में भी सोचोगे तब भी यही आंसर आएगा, फिर ऐसा थोड़ी है फिजिक्स और केमिस्ट्री में आंसर अलग अलग आ जाएगा, दोनों में आंसर सेम आएगा। हाँ, मैं यही डाउट कर रहा था एक्चुअली, क्या है केमिस्ट्री में आप लोग क्या है, अ, उल्टा इक्वेशन लिखते हो ना, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, लेकिन उनके डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। अपने डब्ल्यू का मतलब क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है, देखो समझ रहे हो ना, इक्वेशन क्या है, असल में वो शॉर्टकट में डब्ल्यू लिख देने से दिक्कत होती है। हमने भी इक्वेशन यही यूज करी है बेटे, हमारे लिए उनके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अलग अलग नहीं है। जो उधर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो इधर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, लेकिन क्या है, शॉर्ट में डब्ल्यू लिख देने से दिक्कत होती है। तो जब डब्ल्यू इधर लिखा हुआ है तो ये वर्क डन ऑन द सिस्टम है, जब इधर लिखा हुआ है तो ये क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम। देखो दोनों एक ही तो इक्वेशन है, इनमें से कौन से याद रखनी है, एनी ऑफ द टू यू कैन रिमेम्बर। ठीक है, हम फिजिक्स में इस फॉर्मेट को ज्यादा यूज करेंगे, और जो भी इक्वेशन आप याद रखो ना उसको शॉर्ट फॉर्म में मत याद रखो, फुल फॉर्म में याद रखो। मतलब डेल्टा क्यू के आगे लिखो डेल्टा क्यू सप्लाइड, वर्क डन के आगे याद रखो ये कौन सा वर्क है, बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम। यू कैन रिमेम्बर दिस इक्वेशन, यू कैन रिमेम्बर दिस इक्वेशन, एनी ऑफ द टू इक्वेशन यू कैन रिमेम्बर, लेकिन उसका शॉर्ट फॉर्म मत याद रखो।
ये नीचे बाय द सिस्टम ऑन द सिस्टम वाला चीज भी याद रखो। समझ में आई बात बच्चों? तो ये पूरा मामला। अब क्या है, हम एक एक करके प्रोसेसेस लेते हैं और उनकी में बात करते हैं कैसे हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस किसे कहते हैं बच्चों? ये आप लोगों को पता है, जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है उसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोलते हैं। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ऐसा बोल सकता हूँ। ये सारी की सारी प्रोसेसेस हम आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं, है ना। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P बाई कैपिटल T। कैपिटल T मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन, दिस इज कांस्टेंट। या हम लिख सकते हैं P इनिशियल बाई T इनिशियल इक्वल टू P फाइनल बाई T फाइनल। आइसोकोरिक प्रोसेस में ग्राफ वगैरह बना लोगे, पीटी ग्राफ कैसा बनेगा बेटे? टी टेम्परेचर इन केल्विन लिया है तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बनेगा, है ना। अगर पीवी ग्राफ बना दिया तो कैसा बनेगा? प्रेशर बढ़ रहा है तो करस्पॉन्डिंग ग्राफ ऐसा ही होगा। वीटी ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? वीटी ग्राफ क्या इस तरह का बन जाएगा? वीटी ग्राफ ऐसा बन जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर आपको चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखना है तो क्या होगा? वो तो प्रोसेस डिपेंडेंट होता ही नहीं है, एक ही यूनिवर्सल फॉर्मूला है, हर जगह वही लिखना है, F/2 NR ΔT। वर्क डन बाय गैस अगर आइसोकोरिक प्रोसेस में लिखना है तो वर्क डन बाय गैस इन आइसोकोरिक प्रोसेस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय गैस इन आइसोकोरिक प्रोसेस विल बी, क्योंकि वॉल्यूम में चेंज हुआ ही नहीं, गैस बिल्कुल टस से मस नहीं हुई, एक्सपैंड नहीं हुई, तो वर्क डन बाय गैस विल बी 0। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय गैस के हिसाब से अगर हम लिखें तो क्या डेल्टा क्यू की वैल्यू आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए F/2 NR डेल्टा टी के बराबर ही आ जाएगी। आइसोकोरिक प्रोसेस में हीट सप्लाइड का क्या फॉर्मूला आ जाएगा जी? F/2 NR डेल्टा टी। मोलर हीट कैपेसिटी अगर लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? मोलर हीट कैपेसिटी का सिंबल होता है कैपिटल सी। मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो इसको आप डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी भी लिख सकते हो। एन मोल का डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यदि डेल्टा क्यू हीट लगी है तो 1 मोल का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए क्या लिखेंगे? डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू को एन डेल्टा टी से डिवाइड कर दे तो क्या ये वैल्यू F/2 × R के बराबर आ जाएगी? FR/2। ये क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम वाली है तो इसको CV सिंबल से डिनोट करते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की क्या वैल्यू आ गई बच्चों? FR/2 के बराबर ये वैल्यू आ गई। ये है क्या? आइसोकोरिक प्रोसेस।
ये नोट किया जी बच्चों सबने? ओके जी, ये आइसोकोरिक प्रोसेस की बात। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं किसकी? अच्छा, हाउ डज ए आइसोकोरिक प्रोसेस लुक लाइक? क्या है? गैस को आपने एक रिजिड कंटेनर में बंद किया और इसको हीट किया। यू हीट इट। तो क्या होगा? ये प्रोसेस कैसा होगा? आइसोकोरिक प्रोसेस। भाई देखो, एन मोल का डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ी आपको? F/2 NR डेल्टा टी। तो इसमें एन की वैल्यू 1 रख दो, डेल्टा टी की वैल्यू 1 रख दो, है ना? मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? मोलर हीट कैपेसिटी होती है heat required to raise the temperature of 1 mole of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस। जैसे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ी थी ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? 1 किलोग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर 1 किलोग्राम के से नहीं चलते हैं, 1 मोल से चलते हैं। 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है उसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। तो एन की वैल्यू 1 रख दो, डेल्टा टी की 1 रख दो, या जो डेल्टा क्यू आया है उसको एन डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। आगे आइए जी, बात करते हैं किसकी? आइसोबैरिक प्रोसेस। ये क्या होती है जी? ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहे। ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो? प्रेशर कांस्टेंट रहे। प्रेशर कांस्टेंट का मतलब क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी के हिसाब से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर इन केल्विन। इसका मतलब क्या है? वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। वीटी ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। या अगर पीवी ग्राफ बनाना है तो वो कैसा बनेगा? प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो करस्पॉन्डिंग पीवी ग्राफ ऐसा बना दो। या पीटी ग्राफ अगर बनाना है तो वो ऐसा बने। इस V by T is constant, या V1 by T1 इक्वल टू V final by T, V initial by T initial equal to V final by T।
अच्छा, ये आइसोबारिक प्रोसेस ये दिखता कैसा है? आप क्या करो, टेक अ कंटेनर fitted with a movable piston, and what you do is do a slow heating. जब आप स्लो हीटिंग करोगे तो क्या होगा, गैस का टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, और टेम्परेचर बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, तो ये एक्सपैंड होना चालू हो जाएगा थोड़ा, है ना? क्या हम मान सकते हैं कि स्लो हीटिंग करेंगे तो सिलेंडर भी धीरे धीरे ही एक्सपैंड करेगा? और अगर सिलेंडर धीरे धीरे, ये पिस्टन धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इनसाइड प्रेशर इज इक्वल टू आउटसाइड प्रेशर, एंड आउटसाइड प्रेशर कैन बी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। ठीक है, तो इफ गैस एक्सपैंड्स अगेंस्ट सम कांस्टेंट फोर्स, तो इसका मतलब गैस एक्सपैंड्स स्लोली अगेंस्ट सम कांस्टेंट फोर्स, तो गैस का प्रेशर भी हम क्या मान सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं, है ना? हमेशा इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो है। तो स्लो हीटिंग आप कर रहे हो तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी जी, आइसोबारिक प्रोसेस ये हो जाएगी। और क्या है, इनको हमने नॉन कंडक्टिंग बना दिया। और ये भी कैसा है, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग मतलब ऐसा नहीं हो कि साहब यहाँ से हीट बाहर चली जाए तो वो टेम्परेचर बाहर के जितना बना दे, ऐसा कुछ नहीं। टेम्परेचर बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट। इस केस में अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी लिखनी है तो वो कैसे लिखेंगे बच्चों? चेंज इन इंटरनल एनर्जी का तो एक ही फॉर्मूला हमेशा लगेगा, प्रोसेस पे वो डिपेंड करता नहीं है। F/2 डेल्टा टी। वर्क डन की अगर बात लिखें तो वर्क डन कैसे लिखेंगे, डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई गैस, सॉरी, और ये हम क्या लगाने लगे, फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्स नहीं, वर्क डन बाई गैस तो हम इंटीग्रेशन पी डीवी से लिखते हैं। यहाँ पे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाला जा सकता है, ये इंटीग्रल डीवी आएगा, तो वर्क डन बाय गैस की वैल्यू आ जाएगी पी, और इसको v इनिशियल से v फाइनल तक इंटीग्रेट कर दो, तो पी वी, v इनिशियल टू v फाइनल, तो ये आ जाएगा p इंटू v फाइनल माइनस v इनिशियल। तो वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू कितना, p डेल्टा, वर्क डन बाय गैस कितना आ जाएगा, पी डेल्टा वी। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस को पी डेल्टा वी लिख सकते हैं। क्या पी डेल्टा वी को आप एनआर डेल्टा टी भी लिख सकते हो बच्चों? पी डेल्टा वी को हम एनआर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। पी डेल्टा वी का मतलब क्या है, पी वी फाइनल माइनस पी वी इनिशियल। पी वी फाइनल को लिख देंगे एनआर टी फाइनल, पी वी इनिशियल को लिख देंगे एनआर टी इनिशियल, एनआर बाहर आ गया, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, उसको लिख दिया डेल्टा टी। तो वर्क डन बाय गैस कितना हो गया जी, एन आर डेल्टा टी, ये वर्क डन बाय गैस। किसमें, आइसोबारिक प्रोसेस। हीट सप्लाइड की अगर बात करें तो उसको हम डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय गैस से, डेल्टा यू है F/2 एन आर डेल्टा टी, और वर्क डन बाय गैस हो जाएगा एन आर डेल्टा। इसका मतलब
heat supplied by the gas, heat supplied to the gas in isobaric process will be of this formula, F by 2 plus 1 into nR delta T. This is heat supplied to the gas. डेल्टा क्यू टी। अगर आइसोबारिक प्रोसेस की मोलर हीट कैपेसिटी निकालें, उसका सिंबल होता है जी Cp, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कैसे निकालेंगे? ये जो हीट सप्लाई आया है ये n मोल का डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आया है। 1 मोल का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए n और डेल्टा टी को 1 रख दो, तो Cp की वैल्यू क्या हो जाएगी? F बाई 2 प्लस 1 इंटू आर। ये मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इतना आ जाएगा, F बाई 2 प्लस 1 इंटू आर। ये ऐसी वैल्यू आई। क्या ये बात समझ में आती है? देखो, मान लो आपके पास क्या है, 2 अलग अलग कंटेनर हैं, दोनों में हीलियम गैस भरी हुई है, आइडियल गैस भरी हुई, आइडेंटिकल गैस भरी हुई है, सेम नंबर ऑफ मोल हैं। एक गैस को हम आइसोकोरिकली हीट कर रहे हैं, दूसरी गैस को आइसोबारिकली हीट कर रहे हैं, दोनों का टेम्परेचर सेम अमाउंट से बढ़ाना है, तो किसमें ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी हमको? आइसोकोरिक प्रोसेस में, बंद डब्बे में, या जिसमें हम पिस्टन को एक्सपैंड करना अलाउ कर रहे हैं उसमें? किस प्रोसेस में ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी जी? जिसमें अलाउ कर। आइसोबारिक प्रोसेस में ज्यादा हीट सप्लाई डेफिनेटली करनी पड़ेगी। आइसोबारिक प्रोसेस में ज्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। है ना? Cp और Cv की अगर बात करें तो Cp माइनस Cv एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है फॉर आइडियल गैस। वो कितना होता है? R के बराबर। कोई भी गैस हो, हाई हीलियम हो, हाइड्रोजन हो, जो भी गैस है, उनके Cp और Cv का अंतर जो है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। अगर आइडियल गैस है तो Cp माइनस Cv बराबर होगा किसके? R के। हाँ, इनका जो रेशो है वो अलग अलग होगा अलग अलग गैस के लिए। Cp अपॉन Cv का जो रेशो आता है वो कितना आता है? F बाई 2 प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई एफ आर बाई 2। तो R से R कैंसिल कर दें, क्या ये वैल्यू 1 प्लस 2 बाई एफ के बराबर है? Cp बाई Cv होता है 1 प्लस 2 बाई एफ के बराबर। जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा है उसके लिए ये रेशो कम आएगा। इसको गामा सिंबल से डिनोट करते हैं। Cp बाई Cv को किस सिंबल से डिनोट करते हैं? बाई द सिंबल गामा। गामा का क्या सिग्निफिकेंस है ये तुमको पता ही होगा वैसे, कोफिशिएंट ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोलते हैं इसको, है ना? ये हम आगे आएंगे तो और इसके बारे में अभी अपन पढ़ लेंगे जब एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बात करेंगे।
अगली जो प्रोसेस हमको पढ़नी है वो क्या है, आइसोथर्मल एक्सपांशन या आइसोथर्मल, इसको आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन बोलते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या होता है जी? आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। Processes in which temperature remains constant. Isothermal process is a process in which temperature remains constant. और अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इस केस में बच्चों क्या है, क्या PV ग्राफ जो बनेगा उसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हैं। PV ग्राफ विल बी लाइक दिस। बाकी सब ग्राफ की अगर बात करें, जैसे PT ग्राफ की बात करें, तो PT ग्राफ करस्पॉन्डिंग कैसा बन जाएगा, कि प्रेशर कम होते हुए दिखाया है तो वो मैं ऐसा। VT ग्राफ की अगर बात करें तो वो ऐसा। नहीं, आइसोथर्मल प्रोसेस रिवर्सिबल ही नहीं होते, ऐसा जरूरी नहीं है। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल भी हो जाते हैं। हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन। वैसे इरिवर्सिबल भी बना सकते हैं। अब देखिए, आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो जीरो हो जाएगा ना बच्चों, क्योंकि टेम्परेचर ही चेंज नहीं हो रहा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी विल बी जीरो। वर्क डन बाय गैस की बात करूं तो उसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल PdV। क्या P को हम nRT/V ऐसा लिख सकते हैं? तो ये nRT इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा और ये इंटीग्रेशन ऑफ dV/V आ जाएगा, और इसको हम V इनिशियल से V फाइनल तक इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास वर्क डन बाय गैस का क्या फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, आइसोथर्मल प्रोसेस में nRT ln ऑफ V फाइनल बाय V इनिशियल। ये वर्क डन बाय गैस इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन का ये फॉर्मूला आ जाए, है ना। देखो अगेन व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन रिवर्सिबल एक्सपेंशन इज दिस दैट के वो रिवर्सिबल एक्सपेंशन होगा तभी हम क्या है इसको प्रेशर को प्रेशर ऑफ द गैस से रिप्लेस कर सकते हैं ना। क्योंकि ध्यान दो, जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो तो क्या कहता है, हीट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू
हीट सप्लाइड प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। हमने उसको एलएचएस में ला करके नेगेटिव ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम को क्या लिख दिया, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये जो चीज है ये आप सिर्फ रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही तो कर सकते हो, क्या इरिवर्सिबल के लिए ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है हमने यहाँ पर ऐसा कंसिडर किया। सर बाकियों में क्यों नहीं लिखा आपने? देखो आइसोकोरिक में तो जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट था, तो वर्क डन 0 ही हो गया, है ना। आइसोबारिक में क्या है, वो तो एनीवे स्लो हीटिंग हो रही है तो वो तो रिवर्सिबल है ही सही, है ना। तो यहाँ पर क्या है, हमने इसलिए यहीं पर हमने पहली बार रिवर्सिबल यूज किया। ये बात हुई किसकी, आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क डन की। इसमें क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हो जाएगा बेटे, सॉरी हीट सप्लाइड टू द गैस, लिख दें चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय गैस। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 है, इसका मतलब हीट सप्लाइड टू द गैस किसके बराबर आ गया, वर्क डन बाय गैस के बराबर ही आ गया। तो nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल आ गया क्या? हीट सप्लाइड टू द गैस बराबर आ गया nRT ln V फाइनल बाय V इनिशियल। ये हीट सप्लाइड टू द गैस इतना आ जाए। अच्छा इस केस में मोलर हीट कैपेसिटी क्या होगी बच्चों, क्या मोलर हीट कैपेसिटी इस केस में नॉट डिफाइंड होनी चाहिए? डेल्टा क्यू बाई एन डेल्टा टी करेंगे, डेल्टा क्यू इज नॉन जीरो बट डेल्टा टी इज 0, तो क्या है, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है, तो पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर कितना हीट देना पड़ गया ये तो पता ही नहीं है, तो क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी इज नॉट। जीरो नहीं आएगा ना बेटे, इनफाइनाइट आएगा एक्चुअली, नॉट डिफाइंड आएगा। जीरो तब आता जब डेल्टा क्यू 0 हो जाता। भाई अगर तुम बोल रहे हो कि मोलर हीट कैपेसिटी 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 0 हीट देने से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा क्या बताओ? है ना, कितनी हीट दोगे कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाए? देते ही जाओ, हीट देते ही जाओ, देते ही जाओ, देते जाओ, तब भी नहीं बढ़ रहा, तो नॉट। ये क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं क्या, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। Any process which can be expressed in this form, PV raised to the power k is constant, where k is some constant. लेकिन बस वन नहीं होना चाहिए, तो उसको पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस बोल देंगे।
इन प्रोसेस का ग्राफ कैसा बनेगा, ये तो के की एक्चुअल वैल्यू पे डिपेंड करेगा, है ना। हम बना सकते हैं के की वैल्यू के अनुसार ग्राफ इनका बना सकते हैं। वर्क डन इनमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? वर्क डन बाय गैस की जहां तक बात है तो वो इंटीग्रल पी डीवी से कैलकुलेट होगा। पी को लिख देंगे एन आर टी बाई वी डीवी। तो एन आर टी, अब देखो इसमें क्या है, ऐसा मत लिखो इसको क्या करो आप, ये कांस्टेंट इनटू वी की पावर माइनस के डीवी ऐसा लिखो। प्रेशर को क्या लिख लो इस इक्वेशन की मदद से, कांस्टेंट अपॉन वी की पावर माइनस के। कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ गया, v की पावर माइनस के डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, v की पावर माइनस के प्लस वन अपॉन माइनस के प्लस वन। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट अपॉन वन माइनस के, और मैं लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा v इनिशियल से v फाइनल। तो क्या आ जाएगा, v फाइनल की पावर वन माइनस के माइनस v इनिशियल की पावर वन माइनस। तो क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय गैस is equal to constant upon 1 minus k multiplied by v final into v final की पावर माइनस के माइनस v इनिशियल into v इनिशियल की पावर माइनस। तो क्या है, वन अपॉन वन माइनस के को आप बाहर ही रहने दें, v फाइनल इंटू कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय v फाइनल की पावर के माइनस v इनिशियल इंटू कॉन्स्टेंट अपॉन v इनिशियल की पावर के, क्या ऐसा लिख सकते हैं? तो कांस्टेंट अपॉन v की पावर के को p लिख सकते हैं। तो वन अपॉन वन माइनस के, इसको लिख सकते हैं v फाइनल p फाइनल माइनस v इनिशियल p इनिशियल। तो वर्क डन बाय गैस की क्या वैल्यू आ गई, p फाइनल v फाइनल माइनस p इनिशियल v इनिशियल डिवाइडेड बाय वन माइनस। क्या ये बात समझ में आती है? वर्क डन बाय गैस इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को इस तरह से लिख सकते हैं, पी फाइनल वी फाइनल को आप एनआर टी फाइनल भी लिख सकते हैं, और पी इनिशियल वी इनिशियल को एनआर टी इनिशियल भी लिख सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला एनआर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस के, ऐसा भी आप यूज कर सकते। ये आ जाएगा वर्क डन बाय गैस इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। हीट सप्लाइड की जहां तक बात है तो उसको लिख सकते हैं डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय गैस। डेल्टा यू का तो फिक्स फॉर्मूला है एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी, और ये हो जाएगा एन आर डेल्टा टी अपॉन वन माइनस के। इस हिसाब से डेल्टा क्यू निकाल सकते हैं। मोलर हीट कैपेसिटी की जहां तक बात है तो वो कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? मोलर हीट कैपेसिटी में आपको क्या करना है, एन और डेल्टा टी को वन रख देना है। तो ये हो जाएगा एफ आर बाई टू प्लस आर अपॉन वन माइनस के। एफ आर बाई टू को सी वी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सी वी प्लस आर अपॉन वन माइनस।
क्या ये चीज समझ में आती? C इज इक्वल टू CV प्लस R अपॉन 1 माइनस, ये किसके लिए लगेगा? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। क्या ये बात समझ में आती है? जैसे मान लो हमसे कहा जाए कि a gas is supplied some amount of heat isochorically so that its temperature increases by 30 degree Celsius. If the same sample is supplied same amount of heat isobarically, what will be the rise in temperature? तो जी बच्चों कैसे करेंगे? दोनों में हीट सप्लाइड सेम हुआ है। आइसोकोरिकली जब आपने हीट सप्लाई किया था तो उसको F/2 डेल्टा टी के बराबर यानी 30 डिग्री सेल्सियस लिखोगे। आइसोबारिकली जब आपने हीट सप्लाई किया तो उसको F/2 + 1 × डेल्टा टी ऐसा लिखोगे। दोनों सेम आपने सप्लाई किए। अच्छा, गैस का टाइप आपको देना पड़ेगा। मोनो एटॉमिक गैस लिखो। गैस कैसा है जी? मोनो एटॉमिक गैस। तो हम क्या कर दें? 3/2 NR × 30 इज इक्वल टू 5/2 NR डेल्टा टी। NR/2 से NR/2 कैंसिल, तो डेल्टा टी की क्या वैल्यू आ गई? 3/5 × 30, तो 18 डिग्री सेल्सियस ऐसा। क्या ये बात समझ में आती है? है ना? जैसे मान लो मैं आपसे कहूं कि 2 moles of ideal monoatomic gas is heated so that temperature increases by 30 डिग्री सेल्सियस।
if gas follows the process PV raised to the power half is constant, find heat supplied to the gas. Find heat supplied to the, तो ये एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, के की वैल्यू 1/2 है। हीट सप्लाइड का क्या फॉर्मूला होता है जी? F/2 NR डेल्टा टी प्लस NR डेल्टा टी अपॉन 1 माइनस के, तो ये हो जाएगा 3/2 NS2, R को अभी R ही रहने दो, ये कितना दिया हुआ है 30 प्लस NS2, R को R ही रहने दो, डेल्टा T इज 30, 1 माइनस 1/2, तो क्या आ जाएगा बच्चों? 90R प्लस 1 माइनस 1/2 को 1/2 लिख दो, 120R, तो क्या ये 210R हो जाएगा? और R को आप 25/3 लिख करके क्या ऐसा लिख सकते हैं? हीट सप्लाइड टू द गैस हो जाएगा 1750 जूल्स के बराबर। क्या ये बात समझ में आती है जी? ये बात है। तो ठीक है बच्चों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना? कल है क्या हमारी क्लास? डू वी हैव अ क्लास टुमारो? यस, ओके, कल मिलते हैं, है ना? जो पढ़ा है उसको रिवाइज वगैरह जरूर कर लेना एक बार।